नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। जहाँ तक उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले जो है कि क्लास में कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.4 जो है का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने बोला था कि अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आज हम जो है चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है पहले ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे और इरेज करके आपको जो है बताएंगे कि प्रश्न इसका उत्तर कैसे करेंगे। लिखा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए कि सी रहा होगा और उसके व्यास मान लीजिए क्या रहा होगा, डी रहा होगा, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी है। फिर ये भी कह रहा है यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि अगर कोई मान लीजिए कोई अगर ये जो है कि हमारा क्या है, कोई एक सर्कल है, तो सर्कल का जो है कि इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं व्यास। तो ये हम जानते हैं बेटा क्या कि अगर जो है कि पाई क्या है, पाई हम लोग पहले से जानते हैं कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो फिर क्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ कहने का ये मतलब है कि ये चीज़ दिखा रहा है बेटा कि यदि जो है पाई सी बाई डी है, सी बाई डी का मतलब होता है कि परिधि बटे में क्या, व्यास, परिधि बटे में व्यास। अब बताइए, ये ध्यान दीजिए, इसको जब सिद्ध किया गया तो सिद्ध किया गया कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परंतु यहाँ कहा है कि आपको याद हो कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। सही बात है, अर्थात क्या है कि पाई बराबर सी बाई डी है। यह इस तथ्य को अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करें, यानी कैसे पता करेंगे कि नहीं ये दोनों जो है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको जो है निकालना है। तो ये बताइए बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अगर हम जो है नापेंगे, अगर कोई हम जो है सर्कल को नापते हैं, अगर इसको हम अब इस वाली संख्या को अगर हम परिमेय कह देते हैं तो ये वाली संख्या हमारी क्या निकल के आ जाती है, ये वाली हमारी निकल के आएगी अपरिमेय। ठीक है बेटा, और यदि आप कहते हैं कि नहीं ये हमारी परिमेय संख्या है, यानी ये मान लीजिए नाप दिए तो ये कह रहे नहीं ये हमारी परिमेय है। ठीक है बेटा, सॉरी ये हमारी अपरिमेय है, तो इसका मतलब कि ये वाली हमारी फिर संख्या क्या हो जाएगी, यानी ये वाली जो हमारी जो नाप लेंगे तो ये वाली क्या चीज आएगी, परिमेय आएगी। फिर यानी किसी एक को अगर परिमेय लेते हैं तो ये दूसरा अपरिमेय आएगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं बेटा, जरूरी नहीं कि जो ये सी बाई डी लिखा हुआ है ये परिमेय ही होगा। हो सकता है कि ऊपर कॉर्णी में 5 आए और नीचे हो सकता है कि 2 आए, ये भी तो हो सकता है। तो क्या यह एक परिमेय है? नहीं, अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यही बात को लिखेंगे, यदि व्यास परिमेय है, यदि व्यास परिमेय हो तो परिधि क्या होगी, परिधि अपरिमेय होगी। ठीक है बेटा,
इतना तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि अगर हम जो है व्यास को परिमेय मानते हैं तो परिधि क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। और यदि हम जो है कि नहीं, अगर हम परिधि को जो है कि व्यास को परिमेय कहते हैं, यदि व्यास परिमेय हो तो परिधि क्या हो जाती है, अपरिमेय हो बेटा। यदि व्यास अपरिमेय हो तो परिधि क्या हो जाएगी, परिधि परिमेय हो जाएगी। परिधि क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम व्यास को परिमेय मानते हैं तो परिधि क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय हो जाएगी। और यदि परिधि को अगर हम जो है कि परिमेय मानते हैं तो व्यास अपरिमेय हो जाएगी। तो कुछ भी लिख सकते हैं कि यदि व्यास को हम अपरिमेय मानते तो परिमेय हो सकती है, परिमेय माने तो अपरिमेय हो सकती है, क्योंकि ये पहले सिद्ध हो चुका है कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि यदि हम जो है कि किसी परिमेय संख्या में, परिमेय में अगर अपरिमेय का भाग दे या अपरिमेय में परिमेय का भाग दे, परिमेय में अपरिमेय का भाग दे या परिमेय में जो है परिमेय संख्या का भाग दे, तो क्या निकल के आता है, वो जब भी निकल के आएगी तो क्या निकल के आएगी, अपरिमेय संख्या ही निकल के आएगी बेटा, अपरिमेय ही निकल के आएगी। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है, तो इससे हमें यही सिद्ध होता है कि जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो क्या निकल के आ सकती है, वो अपरिमेय निकल के आएगी। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ऐसी जो है परिस्थिति कभी नहीं आ सकती है जहां व्यास और परिधि दोनों परिमेय हो। यानी ये जो निकल के हम जानते हैं कि परिमेय बटा अपरिमेय तो बराबर अपरिमेय, तो क्या लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आ सकती। ठीक है ना, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आ सकती। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी कि परिमेय हो जाए। इसलिए हम क्या कहेंगे कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय है, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान दीजिए, कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये लिख सकते हैं, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी कि, यहाँ आगे इसमें जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि व्यास और परिधि दोनों परिमेय हो जाए। अतः या इसलिए पाई एक अपरिमेय है। सुनिए ध्यान से, कहने का ये मतलब है बेटा कि यदि जो है कह रहा है कि पाई एक वृत्त की परिधि है और कह रहा है कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी C/D से, इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है बिल्कुल कि पाई अपरिमेय है। अगर हम उसको C/D के रूप में लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, तो हम कहते हैं कि परिमेय है। लेकिन कब, जब दोनों पूर्णांक हो, तब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आए, एक निकल के आए। ठीक है बेटा, तब वो क्या है, परिमेय है। दूसरी,
कि दूसरी ये कि जो है कि उसका अंश और हर दोनों क्या हो, पूर्ण संख्या हो। लेकिन यहाँ पर क्या निकल के आता है, कोई ना कोई, या तो परिधि या तो व्यास। जब हम जो है कि उसको नापेंगे तो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी अशांत और अनावर्ती जो है कि निकल के आएगी, या तो व्यास या तो जो है आपकी परिधि। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम कह सकते हैं ना कि C/D कब जो है कि परिधि बटे व्यास है, C/D कब जो है कि परिमेय होगा, जब ये जो है पूर्ण होगी। तो मान लीजिए अगर पूर्ण ना हो, कर्ण में 5 हो C की वैल्यू और D की वैल्यू 2 हो, फिर उस समय क्या होगा, तब ये हम इसको क्या कहेंगे कि ये परिमेय नहीं होगी, ये अपरिमेय हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, यदि व्यास परिमेय हो तो परिधि क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है, और यदि व्यास अपरिमेय है तो परिधि परिमेय हो जाती है। तो हम जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का भाग दे या किसी अपरिमेय में परिमेय संख्या का भाग दे तो क्या निकल के आता है, अपरिमेय संख्या निकल के आती है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा परिस्थिति कभी नहीं आएगी कि व्यास और परिधि दोनों परिमेय हो जाए, कभी नहीं आएगी। एक अपरिमेय और एक परिमेय ही होगा जब भी हम इसको नापेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, जहां तक हमको लगा होगा कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो पहले इसको हम करते हैं इरेज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है, संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है। करणी में 9.3 को कह रहा है कि संख्या रेखा पर करणी में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहला काम देखिए बेटा, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम एक प्रकार पेंसिल उठाएंगे, पटरी और प्रकार उठाएंगे और पेंसिल उठाएंगे, और सबसे पहला काम करेंगे, क्या करेंगे कि एक स्केल लेंगे, स्केल से एक लाइन खींचेंगे और वो खींचेंगे 9.3 सेंटीमीटर का, और वो क्या आएगी हमारी A और B। फिर B से क्या करेंगे कि B से C तक जो है एक लाइन एक्सटेंशन खींचेंगे जो क्या आएगी 1 सेंटीमीटर का। इतना काम हम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 9.3 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन खींचेंगे जो AB है, फिर उसको BC 1 सेंटीमीटर का और एक लाइन उसके जो है कि जस्ट उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, बढ़ाएंगे, ये BC आया, ऐसे ही करके ये आगे तक ये लाइन चली जाएगी संख्या रेखा पर, लेकिन BC क्या है 1 सेंटीमीटर और AB क्या है हमारा 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब हम जो है कि AB का क्या निकालेंगे, AB का निकालेंगे हम अर्धक। क्या निकालेंगे, AB को अर्धक करेंगे। ठीक है, सॉरी बेटा, देखो AB का नहीं बल्कि किसका करेंगे, AC का करेंगे। हम AC का क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु, यानी अर्धक करेंगे, इसको आधा करेंगे, AC का आधा करेंगे। तो AC का हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। तो AC का हम मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं कि अपना प्रकार लेंगे, प्रकार ये वाली होगी ऐसी, प्रकार लेंगे ये। उसके बाद यहाँ पर बिंदु A पर जो है कि इसका एक जो है कि पॉइंट रखेंगे और आधे से अधिक दूरी जो है अपने जो है प्रकार में भरेंगे, और इसके पे रख करके एक इधर और एक इधर कट करेंगे। फिर वही चीज उठाएंगे और C को जो है कि के पास ले आएंगे, और C के पास ला करके क्या करेंगे, फिर से इधर से कट लगाएंगे और इधर से कट लगाएंगे, और इसको क्या कर देंगे बेटा, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, जब हम इसको मिला देते हैं, इसको हम मिलाएंगे तो हमारा बिंदु क्या प्राप्त होता है, O प्राप्त होता है, बिंदु O प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, AC का क्या करेंगे, AC का हम जो है कि मध्य बिंदु निकालने का प्रयास करें, तो मध्य बिंदु या इसको क्या कर देंगे, अर्धक करेंगे, तो जो है कि AO बराबर OC निकल के हमारा आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है AO क्या करेंगे, AO या OC, AO या OC के बराबर अपने जो है कि प्रकार में क्या करेंगे, भर लेंगे, अपने प्रकार में भरेंगे। बेटा प्रकार कहाँ गया भाई,
तो प्रकार में क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक अपने प्रकार में भरेंगे और उसके बाद ओ को बिंदु मानकर यानी केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर एओ, उसमें जो है एओ त्रिज्या की एक जो है क्या करेंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है बेटा, एओ अर्धवृत्त बनाएंगे जो हमारी ए से लेके सी तक जो है कि एक अर्धवृत्त बनेगी। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर अब क्या करेंगे, बिंदु बी से एक हम जो है क्या निकालेंगे, एक लंब बनाएंगे बिंदु बी से। तो क्या करेंगे, बिंदु बी से लेंगे और इसमें एक भरेंगे, ऐसे भरेंगे, कोई भी एक चाप ले लेंगे यहां से यहां तक, चाप लेकर के क्या करेंगे, इस पे कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कट करेंगे, इस पे कट कर देंगे। कट करने के बाद जो है कि यहाँ पे कट करेंगे तो ये हमारी क्या निकल के आएगी, एक 90 डिग्री की निकल के आएगी, जो अर्धवृत्त को कहाँ पे काट रही है, डी बिंदु पर कट करेगी। ठीक है बेटा, डी बिंदु पे क्या करेगी, कट करेगी। तो डी बिंदु पे जब कट करेगी, जब इसको हम मिलाए हैं तो बीडी निकल के आया, और ये बीडी ही, ये जो हमारी बीडी निकल के आ रही है, ये हमारी बीडी ही क्या करेगी, बीडी ही हमारी एक यहाँ से और फिर यहाँ से कट करेंगे तो ये हमारी कटेगी, और इस यहाँ से कट करेंगे तो ये कटेगी, और ये 90 डिग्री। तो ये हमारी जो बीडी निकल के आई है बेटा, ये जो हमारी बीडी निकल के आई है, इतने ही जो है कि बीडी ही जो है कि हम अपने जो प्रकार में भरेंगे बीडी, बी से लेकर डी तक, और फिर क्या करेंगे, बी से ही इतनी ही त्रिज्या यानी कि बीडी त्रिज्या के बराबर क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे चाप काटेंगे। तो जब हम एक चाप काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, ऐसे कटेगा। ठीक है ना बेटा, मान लीजिए कि ये बीडी निकल के आएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये आगे जो है क्या है, ये हमारा जो है कि यहाँ से यहाँ 1 है, यानी ये अगर 0 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, 2 होगा, ये क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही करके ये संख्या रेखा पर 4, 5, 6 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब बीडी के बराबर ही क्या करेंगे, बीडी के बराबर ही, जब बीडी को बराबर ही कट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 के लगभग, यानी 3 के थोड़ा सा आगे तक जाएगा। और यही हमारी जो ओ से लेकर कहाँ काट रही है, मान लीजिए ई पर काट रही है, तो ओ से लेकर हमारी जो ई आएगी यहाँ पे, ओ से लेकर जो ई आएगी, यही हमारी क्या होगी, 9.3 होगी करणी में। क्योंकि इसकी जब करणी में से निकालेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे 9.3 का, तो देखिए यहाँ पे निकालिए, वर्गमूल निकालना आप लोग जानते होंगे। पॉइंट के बाद एक 0 बढ़ा के ऐसे 2 का पेयर बना के आगे तक पहुँचाते हैं। 3 से पहले जाएगा, 3 3 9, 0 बचा, 3 उतरा और 0 उतरा। अब ये 3 3 क्या हो गया, 6 हो गया, जाएगा नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो अगला वाला भी उतर जाएगा। अब इसको फिर ले जाएंगे आगे। ठीक है ना, तो इस तरह करके 3.0 कुछ करके हमारा क्या आएगी, वैल्यू आएगी, यानी कि 3 से जस्ट थोड़ी सी आगे, पॉइंट में थोड़ी सी आगे जो है ये जाएगी। और जब इस तरह बनाएंगे तो जो हमारा ओ ई प्राप्त होगा वही क्या होगा, ओ ई हमारा जो है √9 करणी में 9.3 यानी √9.3 निकल के आएगी। ठीक है बेटा, तो आपको फिर अगर मान लीजिए बनाना तो सीख गए, लिखना कैसे है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर का एक क्या खींचा, रेखा खींचा, आप लिखेंगे। उसके बाद फिर कहेंगे BC बराबर 1 सेंटीमीटर का क्या किया, उसको 1 सेंटीमीटर का रेखा B से C तक खींचा, यानी उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद क्या कहेंगे कि AC का समद्विभाजक किया। जब समद्विभाजक करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो बिंदु ओ प्राप्त होगा। ये आपको लिखना वैसे नहीं है, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। बिंदु ओ प्राप्त हुआ। फिर OA त्रिज्या लेकर
एक अर्धवृत्त खींचा जो AC जो है कि क्या निकल के आया, AC एक अर्धवृत्त निकल, AOC एक अर्धवृत्त निकल के आया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कहेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर या बिंदु B से एक लंब खींचा जो बिंदु D पर क्या करती है, काटती है। अब बिंदु B और D के बराबर एक हम क्या करेंगे, एक हम चाप लगाएंगे, यानी चाप काटेंगे जो कहाँ काटती है, बिंदु BD के बराबर बिंदु E जो है कि चाप काटेंगे जो 3 के आसपास, यानी 3 के थोड़ा सा और आगे, यानी कि बिंदु B से BD के बराबर ही BE जो है कि लाइन पे क्या चाप काटा, ठीक है, चाप काटा। तो जब वही सेम टू सेम चाप काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, OE, और OE ही हमारा क्या निकल के आएगा, √ में 9.3। इसी तरह करनी में जितने भी वैल्यू होंगे, करनी में 5, करनी में 3, करनी में 7, करनी में 11, करनी में 13, जिसका कि हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते, चाहे वो कोई हो, करनी में 12, ठीक है। तो जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते उसको इसी तरीके से हम जो है कि संख्या रेखा पर निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का आप एक बार जरूर देखिएगा करके कि निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए कक्षा 9 यानी अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 करा चुके हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कराए, जो कि ये 1.4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगली जो है कि क्लास में हम अगले प्रश्नावली को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। और आपसे निवेदन है कि आप जितने भी लोग हमारा जो है वीडियो देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, वो लोग जो है इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और दूसरे को जो है कि क्या करें, शेयर करें, और जो है आप लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जो भी चीज़ें आपको दिक्कत होती है आप हमें ज़रूर जो है अवगत कराएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टाइम से उसको जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि हम इसको सरल भाषा में जो है कि आपको बताने का प्रयास किया हूँ। यदि फिर भी कहीं हमसे जो है त्रुटि हुई हो, लगे कि त्रुटि है सर, इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझाएं, तो इसको और भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप सभी लोगों का धन्यवाद, जो इस चैनल पे आए और जो इस वीडियो को देखे हैं, आप सभी को धन्यवाद। और आप क्या करें, आप छोटे भाई बहनों को भी इस वीडियो को शेयर करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।